प्रिय छात्रों, मिथिलेश ज्ञान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं आपके बुक में दिया है अध्याय 8 में त्रिकोणमिति का परिचय, और हम लोग कक्षा 9वीं में पढ़ भी चुके हैं थोड़ा बहुत, और उससे ज़्यादा हम लोग 10वीं में पढ़ेंगे। तो ये त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है जो हमारी हर क्लास अर्थात 9 से लेकर 12 तक, उसके बाद ग्रेजुएशन तक में ये आती रहेगी, अर्थात ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जब त्रिकोणमिति इतनी इम्पोर्टेंट है तो इसको हम इतना बेसिक से पढ़ेंगे, इतना बेसिक से कि हमको पूरा का पूरा कंसेप्ट हो जाए। हम 9वीं में क्या पढ़ चुके हैं, क्या नहीं पढ़ चुके हैं, इससे कोई मतलब नहीं, हम उसके मूल जड़ से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम ये त्रिकोणमिति शब्द का एनालिसिस करते हैं कि ये क्या होती है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ये आप देख रहे हैं त्रिकोणमिति, ये 3 शब्दों से मिलकर बनी है। तो हम त्रि को यहाँ लिखेंगे और त्रि का मतलब होता है 3, और जस्ट इसी प्रकार से हम कोण को लिखेंगे। तो कोण का मतलब कोण ही होता है, और इसके बाद मिति, मिति का मतलब माप होती है। तो कुल मिलाकर ध्यान दीजिए कि त्रिकोणमिति का मतलब मिला है 3 कोण की माप। तो 3 कोण कहाँ पाए जाते हैं? केवल और केवल त्रिभुज में पाए जाते हैं। इसका कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि त्रिकोणमिति त्रिभुज पर अप्लाई की जाती है। तो त्रिभुज कैसा होना चाहिए? समकोण त्रिभुज होना चाहिए। इसका मतलब कि जो त्रिभुज समकोण नहीं होंगे उस पर ये लागू नहीं होगी। तो जो त्रिभुज समकोण नहीं होंगे उनको हम समकोण बना लेंगे। तो कुल मिलाकर आज से लगभग 500 ईस्वी पूर्व आर्यभट्ट ने इस त्रिकोणमिति का आविष्कार किया था। तो कुल मिलाकर त्रिकोणमिति के बारे में आपने समझा और जाना। ये ट्रिग्नोमेट्री जो इंग्लिश शब्द है ये क्या है? ये देखिए ग्रीक भाषा से लिया गया है, और इसमें भी 3 शब्द होते हैं। क्या क्या? ट्रिगोनमेट्री, और इसके भी कुछ अलग अलग मतलब होते हैं। तो उसको भी आइए हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, जो ट्रिग्नोमेट्री अंग्रेजी का शब्द है ये ग्रीक भाषा से लिया गया है, और इसमें 3 शब्द है। ट्री, ये यहाँ से यहाँ तक TRIGON, और ये मेट्री का मतलब मेट्रॉन शब्द से लिया गया है। तो ट्री का मतलब होता है 3 अर्थात 3। गॉन का मतलब साइड्स होते हैं, इसका मतलब भुजा होती है। मेट्रॉन का मतलब मेजर अर्थात माप करना होता है। तो जहां पर 3 भुजाओं की माप हो वहां पर भी त्रिकोणमिति हम लागू कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर गणित की एक ऐसी तकनीक जहां पर हम ऊंचाई और दूरी को ज्ञात करते हैं, उसी तकनीक को त्रिकोणमिति कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं थोड़ा सा। हम मान लेते हैं कि यह एक समकोण त्रिभुज है। थोड़ा आपको ध्यान देना है। ये कोण इसका 90 अंश का है, और इसका हम नाम दे देते हैं ABC। तो आपको समझने वाली बात यह है कि जब एक क्षैतिज रेखा पर एक खड़ी रेखा होती है तो उसके बीच में बना हुआ कोण 90 अंश का कहलाता है, और 90 अंश के कोण को ही हम समकोण कहते हैं। तो कहने का मतलब ABC एक समकोण त्रिभुज है, और इसी समकोण त्रिभुज पर यह त्रिकोणमिति लागू की जाती है। मान लेते हैं कि हमारे पास एक दूसरा त्रिभुज है, और यह समकोण कहीं से भी नहीं है। तो प्रश्न यह उठता है कि क्या इसमें हम त्रिकोणमिति को अप्लाई कर सकते हैं? तो हाँ, कर सकते हैं। ये जो शीर्ष आप A देख रहे हैं, इसी से हम सम्मुख भुजा पर लंब डाल देंगे तो इसमें 2 समकोण बन जाएंगे। कहने का मतलब यहाँ से इस BC रेखा पर हम डाल देंगे लंब। तो यहाँ देखिए एक 90 डिग्री फॉर्मेशन हो रहा है, और यहाँ पर एक 90 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा है। तो A से जो हमने लंब डाला है इसका नाम रख देते हैं D। अब आपको ध्यान देना है कि ADB और ADC 2 समकोण त्रिभुज इसमें बन चुके हैं। तो यहाँ पर भी हम त्रिकोणमिति को अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पर भी हम त्रिकोणमिति को अप्लाई कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर हम किसी भी प्रकार के त्रिभुज में त्रिकोणमिति को अप्लाई करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो आइए हम एक समकोण त्रिभुज लेकर उसके बारे में पूरा एनालिसिस करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने एक समकोण त्रिभुज ले लिया है जिसका नाम ABC है, और इसका कोण भी समकोण है अर्थात 90 अंश का है। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि इसमें कुल 3 भुजाएं होती हैं और 3 कोण होते हैं। इन्हीं के बारे में हम विचार विमर्श करेंगे।
तो यहाँ पर देखिए ए से लेकर बी तक एक भुजा है और बी से लेकर सी तक दूसरी भुजा है और सी से लेकर ए तक तीसरी भुजा है। यहाँ पर एक कोण अगर हम 90 अंश को मान लें तो दूसरा कोण ये सी वाला हो जाएगा और तीसरा कोण ए हो जाएगा। अर्थात तीन भुजाएं, तीन कोण जहां पर सम्मिलित होंगे उसी को हम त्रिभुज कहते हैं और वहीं पर त्रिकोणमिति लागू की जाती है, ऐसा हमारी त्रिकोणमिति कह रही है। तो इसमें हम कैसे ये जाने कि कौन सी भुजा क्या है, उसका नाम क्या है। नाम होते क्या क्या है, लंब होता है, कर्ण होता है, आधार होता है। अब प्रश्न यह उठता है कि हम किसको नाम दे दे लंब का और किसको नाम दे दे कर्ण का और किसको नाम दे दे आधार का। तो इसको जानना बहुत ही आसान है। देखिए जो 90 अंश का कोण होता है, 90 अंश के कोण के जस्ट सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। अर्थात 90 अंश के सामने ये वाली भुजा है अर्थात ए सी, इसी को हम कर्ण कहते हैं। तो एक भुजा तो डायरेक्टली मिल जाएगी, आप किसी भी कंडीशन में त्रिभुज को बना लीजिए। इसे कैसा भी आप बना लेंगे, 90 अंश के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। तो ये मिल गया कर्ण। अब बचे हैं लंब और आधार। तो लंब की पहचान हम कैसे करें और आधार की पहचान हम कैसे करें, तो इसके लिए देखिए दो कंडीशन होती है कि थीटा के जस्ट सामने की भुजा लंब कहलाती है। अब प्रश्न यह उठता है कि थीटा कहाँ हो सकता है। थीटा देखिए यहाँ भी हो सकता है और थीटा यहाँ भी हो सकता है। तो हम यह मान लेते हैं कि थीटा यहाँ है। जब थीटा यहाँ होगा तो इसके सामने की भुजा ये वाली लंब कहलाएगी अर्थात ए बी भुजा लंब कहलाएगी और 90 अंश और थीटा के बीच वाली भुजा आधार कहलाएगी। तो इसे हम आधार कहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये भली भांति समझ में आ रहा होगा। अब कंडीशन थोड़ा सा हम चेंज करते हैं कि थीटा यहाँ ना होकर यहाँ होता तो क्या होता। तो उस कंडीशन को जानने के लिए हम एक दूसरा फिगर बना लेते हैं, उसमें हम अच्छी तरह से समझेंगे कि थीटा वहां होगा तो क्या होगा। तो इस फिगर को आप ध्यान से देखिए। इसी फिगर को हमने यहाँ बनाया है जस्ट रूबरू। अब थीटा यहाँ था तो ये कंडीशन थी, थीटा यहाँ से यहाँ चला गया तो क्या होगा, यही हमको समझना है। बहुत छोटी सी बात है। तो देखिए समकोण अर्थात 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है वो तो कर्ण फिक्स है, ये आप समझ गए हैं। और हमने बताया कि जो थीटा होता है उसके सामने की भुजा लंब कहलाती है। तो ये थीटा यहाँ चला गया तो इसके सामने की भुजा ये हो गई और इसको अब हम लंब कहेंगे, यही कंडीशन होती है। ये लंब हो गया और 90 अंश थीटा के बीच वाली भुजा को हम आधार कहते हैं। तो यहाँ पर हम आधार इसको लिख सकते हैं। तो कुल मिलाकर त्रिभुज कैसा भी हो, किसी भी टाइप से बना हो, हम इसी बेसिस पर उसके लंब, आधार और कर्ण की व्याख्या कर लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये भली भांति समझ में आया होगा। तो आइए हम चलते हैं इसके आगे। इसके आगे हमें ये समझना है कि त्रिकोणमिति के कुल 6 फलन जो होते हैं, कक्षा 9वीं में हम लोग पढ़ भी चुके हैं। उसके कुल 6 फलन होते हैं, उसी के बारे में हम इस फिगर की सहायता से डिस्कस करेंगे। तो 6 फलन होते क्या हैं, यहाँ आप बारीकी से समझिएगा। पहला होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा को हम पहला दे देते हैं नाम, बराबर होता है लंब अपान कर्ण। ये आप कक्षा 9वीं में पढ़े भी होंगे, नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, आपको इसे रट लेना है। नहीं रट पाते हैं तो कोई बात नहीं, अभी हम इसका एक ट्रिक देते हैं जो आपको तुरंत याद दिलाएगा। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। जस्ट इसी प्रकार से हम दूसरा ले लेते हैं कॉस थीटा, और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आपको ध्यान से देखना है। और तीसरा होता है टैन थीटा, को हम कहते हैं लंब बटे आधार। जस्ट इसी प्रकार से चौथा हो जाएगा कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा का फार्मूला होता है कर्ण बटे लंब। और पांचवा हो जाएगा सेक थीटा, और सेक थीटा का फार्मूला हो जाएगा कर्ण बटे आधार। और छठवां इसी प्रकार हो जाएगा कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का फार्मूला आधार बटे लंब होता है, लिख देंगे आधार बटे लंब। तो कुल मिलाकर देखिए त्रिकोणमिति के 6 फलन हैं और 6 का फार्मूला होता है ये। इसे आपको रट लेना है,
रट के नहीं समझ में आता है तो एक ट्रिक है जिसकी सहायता से आप इसे भली भांति याद रख सकते हैं। तो होता क्या है, यहां आपको ध्यान से देखना है, लाल बटा कक्का। तो ये ट्रिक आप सुने होंगे, नहीं सुने हैं तो कोई बात नहीं। लाल बटा कक्का की सहायता से इस फिगर में छव फलन का हम फार्मूला याद रख सकते हैं। कैसे याद रख सकते हैं, यहाँ पर आपको ध्यान देना ये है कि ये जो पहला भिन्न है अर्थात L/K, इसे हम साइन कहते हैं। और जस्ट इसी प्रकार से ये जो दूसरी भिन्न है A/K, इसे हम कॉस कहते हैं। और तीसरी भिन्न जो L/A है, इसे हम tan कहते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि L क्या है, A क्या है, L क्या है, K के A सब क्या है। तो L का मतलब होता है लंब और K का मतलब होता है कर्ण, A का मतलब होता है आधार। तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यहाँ पर देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। ये आपको टेबल नहीं याद होता है तो ये आपको याद रहेगा। आप लाल बटे कक्का को याद रखिए, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा की सीरीज को याद रखिए कि साइन के बाद कॉस और कॉस के बाद टैन आता है। तो आपको ये फार्मूला कभी जिंदगी में नहीं भूलेगा। तो साइन थीटा का मतलब लंब बटे कर्ण, जैसा कि फार्मूला आप देख रहे हैं, इसको भी देखिए। कॉस थीटा का मतलब आधार बटे कर्ण, इसको देखिए, इसको भी देखिए। और टैन थीटा का मतलब लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। जस्ट इसी प्रकार से तीन जो बचे हैं उसको हम कैसे इसकी सहायता से समझेंगे। तो यहाँ पर कोसेक है, तो जस्ट पहला नंबर ये जो है ये कोसेक को बता रहा है, यहाँ पर लिखेंगे कोसेक थीटा। और ये जो दूसरा है सेक थीटा को बता रहा है, अर्थात कर्ण बटे आधार। उल्टा आप समझिए ना, कर्ण बटे आधार, तो यहां पर हम लिख सकते हैं सेक थीटा। जस्ट ये जो लास्ट वाला बचा है ये कॉट थीटा को बता रहा है, अर्थात आधार बटे लंब को बता रहा है। तो देखिए आधार बटे लंब, तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं कॉट थीटा। तो कुल मिलाकर आपके माइंड में ये लाल बटे कक्का कंसेप्ट हो गया होगा। और साइन कॉस टैन एक सीरीज है, कोसेक सेक कॉट एक दूसरी सीरीज है, ये भी कॉन्सेप्ट हो गया होगा। तो आपको ये जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। तो इसकी सहायता से आप ये 6 फार्मूला याद रखेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं प्रत्येक सवालों के लिए। हम चलते हैं इसके आगे। कुल मिलाकर इसके आगे हम समझेंगे कि जो 6 फलन होते हैं कौन किसके अपोजिट होता है, अर्थात कौन किसके विपरीत होता है। वो भी 6 फलन 6 फार्मूले देते हैं। तो आपको थोड़ा सा बारीकी समझना है। ये है साइन थीटा, साइन थीटा का जो अपोजिट होता है कोसेक थीटा होता है। अर्थात जब हमसे पूछा जाएगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है तो हम कहेंगे 1 कोसेक थीटा होता है। जस्ट इसी प्रकार से दूसरा है कोस थीटा, और कोस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा। इसी प्रकार हम लिखेंगे टैन थीटा, और टैन थीटा बराबर होता है 1 कॉट थीटा। अब इसी सीरीज में हम आगे बढ़ते चलेंगे तो अगला हो जाएगा कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर होता है 1 साइन थीटा। और इसी प्रकार सेक थीटा लिख देंगे, तो सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा लिख सकते हैं हम। और कॉट थीटा लास्ट वाला है, इसे हम 1 टैन थीटा कहते हैं। देखिए कुल मिलाकर आपको ये टेबल रटना ही होगा और याद करना ही होगा, तभी जाके आगे की सवालें आपको ज़्यादा समझ में आएंगी। तो ये कुछ कठिन नहीं है, काफ़ी आसान है। आप साइन कॉस टैन 3 को याद कर लेंगे तो 3 ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, क्योंकि 3 के अपोजिट हैं। आप ध्यान से देख सकते हैं, देखिए साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, तो केवल इसको देखिए और केवल इसको देखिए। जब ये इसके पास गया तो ये इसके पास गया, अर्थात कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। इसी प्रकार ये तीनों के तीनों इंटरचेंज हुए हैं, तो आपको ये निश्चित रूप से याद हो जाएगा। तो अब आइए हम चलते हैं, एक होते हैं पाइथागोरस, और उनकी एक प्रमेय होती है जो काफी इंपॉर्टेंट होती है और इसी में लागू की जाती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमने लिख दिया पाइथागोरस की प्रमेय। तो पाइथागोरस की प्रमेय केवल और केवल समकोण त्रिभुज पर लागू की जाती है। और होता इसमें क्या है, ये जो तीनों भुजाएं होती हैं लंब आधार और कर्ण, इसी पर ये बेस्ड है। अर्थात कहने का मतलब कि जो सबसे बड़ी भुजा है उसका वर्ग शेष दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये प्रमेय
तो कहने का मतलब हम इसे लिख सकते हैं कर्ण का वर्ग, ध्यान से आप देखते रहिएगा, कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाएं अर्थात लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग के बराबर होता है। तो ये एक प्रकार की प्रमेय है और इसे भी आप याद कर लेंगे और ये काफ़ी क्वेश्चंस में इस्तेमाल किया जाएगा। और कब किया जाएगा? जब दो भुजाएं आपके सामने दी गई होंगी तो तीसरी भुजा इसी प्रमेय की सहायता से हम ज्ञात करेंगे। दो कोई भी भुजाएं दे सकता है, आधार और कर्ण दे सकता है, तो लंब हमसे पूछेगा, लंब और आधार देगा तो कर्ण हमसे पूछेगा, और कर्ण और लंब देगा तो आधार हमसे पूछेगा। तो कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं इसके आगे। इसके आगे हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है जिसमें एक समकोण त्रिभुज हमने लिया है। इसमें देखिए ध्यान से कि ये कोण इसका थीटा है और इसके सामने की भुजा लंब कही जाती है जो कि 4 दिया है, और थीटा और 90 अंश के बीच की भुजा को हम आधार कहते हैं जो कि 3 दिया है। और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है, जहां पर क्वेश्चन मार्क लगा वही हमसे पूछ रहा है। क्योंकि ये 90 अंश के सामने की भुजा है इसलिए इसे हम कर्ण कहेंगे, आपको बताया भी गया। तो कुल मिलाकर कर्ण हमसे पूछ रहा है, तो हमने आपको बताया कि जो पाइथागोरस की प्रमेय होती है उसी की सहायता से हम तीसरी भुजा को प्राप्त करते हैं। तो आइए यहाँ पर हमसे कर्ण पूछ रहा है तो हम यहाँ लिख सकते हैं कर्ण का वर्ग ज्यों का त्यों बराबर लंब का वर्ग, तो लंब 4 है अर्थात हम 4 का वर्ग लिख देंगे, प्लस आधार का वर्ग अर्थात 3 का वर्ग। तो ऐसे लिखेंगे 4 का वर्ग करेंगे 4 चौका 16 प्लस 3 का वर्ग करेंगे 3 त्रिका 9, 16 और 9 कितने होते हैं? 25 होते हैं। तो 25 को हम करड़ी में लिखेंगे कब? जब यहाँ पर केवल कर्ण रहेगा तब। तो कहने का मतलब कर्ण का वर्ग था, इधर जाके वर्गमूल बनाया और 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो ये हमारा आंसर रहा, कर्ण का मान 5 हमको मिला है। तो कुल मिलाकर मैं उम्मीद करता हूं कि आपको त्रिकोणमिति का जो फंडामेंटल अर्थात बेसिक था वो भली भांति समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।